हेलो स्टूडेंट्स, गामा केमिस्ट्री जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम सॉलिड स्टेट के लेक्चर 4 की बात करेंगे। 4 नंबर लेक्चर की हम बात करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके सॉलिड के बारे में, सॉलिड के क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हमने सॉलिड के 2 क्लासिफिकेशन पढ़े थे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। फिर हमने क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार पढ़े थे, और वो कौन कौन सा? आणविक ठोस, ठीक है, धात्विक ठोस, सैद्धांतिक ठोस और आयनिक ठोस। और इन 4 में से आणविक हमने पढ़ लिया, आणविक के 3 पार्ट भी हमने पढ़ लिए, ठीक है। और 3 पार्ट कौन से? ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। दूसरा हमने आयनिक ठोस पढ़ लिया, और तीसरा हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं आपका जो है धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड, उसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो देखना ध्यान से, मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है सॉलिड, और कौन सा? मेटालिक, मतलब ऐसा सॉलिड जिसमें अवयवी कण, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? मेटल होगा। और आपको पता है, आप जानते हो, मेटल का करैक्टर जो है वो ढीला होता है, लूज होता है। मतलब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। मेटल के कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो अवयवी कण है वो कौन होता है? मेटल। तो देखना, ये एक ऐसे ठोस होते हैं जिनमें धातु आयन जो है या धातु धनायन जो है वो इलेक्ट्रॉनों के बादल के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के समूह के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के झुंड के द्वारा घिरा हुआ रहता है। फिर से सुनना, सॉलिड हम जानते हैं जिसमें अवयवी कण पास पास होंगे, ठीक है। हम कौन से सॉलिड की बात कर रहे हैं? मेटालिक सॉलिड की हम बात कर रहे हैं। मतलब इनमें अवयवी कण क्या होगा? मेटल होगा, मेटल होगा। और मेटल का करैक्टर कैसा होता है? ढीला होता है। मतलब मेटल के कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं। और कौन कौन से गुण होते हैं? सुनना ध्यान से। मेटल कठोर होता है, गलनांक क्वथनांक उसका हाई होता है, चमकीला होता है, ठीक है। आघात वर्धनीयता का गुण उसमें पाया जाता है। आघात वर्धनीयता समझते हो? कुट के किसी भी आकृति में ढाल सकते हैं। तन्यता का गुण उसमें पाया जाता है, मतलब तार वगैरह खींचे जा सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और आपकी जो हीट कंडक्टिविटी उसमें क्या लगता है? उसका गुण भी पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये सारे गुण हैं मेटल के, ठीक है। तो ये अवयवी कण होगा इसमें, ये सारे करैक्टर किसके हैं? मेटल के। तो अवयवी कण कौन होगा इसमें? मेटल होगा। तो देखो, हम परिभाषा अगर लिखना चाहें इसकी, तो इसमें ऐसे ठोस को कंसीडर किया गया है जिसमें मेटल जो है, धातु धनायन जो है, क्योंकि धातु धनायन का नाम लिया है, धातु धनायन मतलब धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए क्या कहा उसको? धातु धनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन के समूह के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के बादल के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के झुंड के द्वारा घिरा रहता है। अब ये झुंड कहां से आ गया, समूह कहां से आ गया? क्योंकि देखो अलग अलग मेटल है, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, आपका सोडियम, अलग अलग मेटल है। कोई 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कोई 2 त्यागता है, कोई 3 त्यागता है, ठीक है। तो एक अवयवी कण या एक परमाणु उसका 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का झुंड हो जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मेटालिक ठोसों में, मेटालिक सॉलिड में जो धातु धनायन है वो इलेक्ट्रॉनों के बादल के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के झुंड के द्वारा घिरा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, मेटल जो है वो 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है भाई, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। जैसे आपका सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल जो है वो क्या करेगा? आपका 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जैसे आपका एल्यूमिनियम है, वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है मैक्सिमम? वो 3 त्याग सकता है, ठीक है। जैसे आपका आयरन है, आयरन भी मेटल है, 2 भी त्यागता है और 3 भी त्यागता है। तो देखो इधर, ये जो त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन हैं ये पूरे क्रिस्टल में समान रूप से फैले रहते हैं, पूरे क्रिस्टल में समान रूप से फैले रहते हैं, और ये इन इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है, घूमते रहते हैं। और इसी कारण जो धात्विक ठोस है, इसी कारण जो धात्विक ठोस है वो विद्युत का चालक होता है। ध्यान रखना, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, और क्या बात की थी कि जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, विद्युत चालकता है, विद्युत चालकता का गुण किसमें पाया जाएगा? विद्युत चालकता के लिए हमें क्या चाहिए? तो विद्युत चालकता के लिए मैंने आपसे कहा था 2 चीजें, एक तो क्या? आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, एक तो क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या? फ्री आयन का होना जरूरी है, फ्री आयन का होना जरूरी है।
ये दो कंडीशन होनी चाहिए विद्युत चालकता के लिए। तो हमने पिछले वाले प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, आयनिक जो ठोस है वो विलयन अवस्था में विद्युत चालकता दर्शा रहे थे, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत चालकता नहीं दर्शा रहे थे, क्योंकि ठोस अवस्था में फ्री आयन नहीं थे, लेकिन जलीय विलयन में उनके पास फ्री आयन उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए वो चालकता शो कर रहे थे। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएंगे, इसलिए जो आपका मेटल है वो विद्युत का चालक होता है। और अपन जानते हैं घरों में अपन जो यूज करते हैं लाइट के लिए, जो वायर वगैरह है वो सारे के सारे क्या होते हैं भाई, मेटल है। ठीक है, तो अब इस मेटल के एग्जाम्पल कौन से, आयरन हो गया आपका, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे मेटेलिक सॉलिड के एग्जाम्पल है। तो ये हमारा तीसरा प्रकार का ठोस हो गया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं चौथे प्रकार की। ठीक है, और चौथा जो प्रकार हमारा बच गया वो कौन सा है, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखना भी ध्यान से, ठोस का जो चौथा प्रकार है, चौथा जो प्रकार है ठोस का वो है कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अब सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। ठोस के हम तीन प्रकार पढ़ चुके हैं। सबसे पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस। अब हम चौथा पढ़ रहे हैं सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। अब देखना भी ध्यान से, ये ऐसे ठोस होते हैं जिनमें अधातु परमाणु, सुनना ध्यान से, जिनमें अधातु परमाणु सहसंयोजक बंध के द्वारा, अधातु परमाणु सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। सुनना ध्यान से, ये जो ठोस हैं इनमें अधातु परमाणु सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। और जो सहसंयोजक बंध है ये दिशात्मक प्रकृति का होता है। सहसंयोजक जो बंध है ये दिशात्मक प्रकृति का होने के कारण बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़कर एक विशाल संरचना का निर्माण कर लेते हैं और इन्हें कहते हैं सहसंयोजक ठोस। क्या कहते हैं इन्हें, सहसंयोजक ठोस। फिर से सुनना ध्यान से, सहसंयोजक ठोसों में क्या होता है, अवयवी कण अधातु परमाणु होता है और ये सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। सहसंयोजक बंध की प्रकृति दिशात्मक होती है। ठीक है, और दिशात्मक होने के कारण बहुत सारे अधातु परमाणु आपस में जुड़कर एक विशाल संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अब सुनना ध्यान से, इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कुचालक होते हैं भाई। ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। और बैड कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास ना तो कोई फ्री आयन है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत के कुचालक हैं, कठोर होते हैं, विशाल संरचना बन गई, कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति भी होती है इनकी। ठीक है, प्रेशर दिया तो टूटने का भी डर इनका रहता है। अब इसके एग्जाम्पल अपन लोग देख लेते हैं, जैसे आपका सिलिकॉन कार्बाइड है, जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, हीरा है, क्वार्ज है। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल है। अब सुनना ध्यान से, ग्रेफाइट, डायमंड दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, सहसंयोजक ठोस के। और हमने क्या कहा, सभी सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अब यहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है, और वो क्वेश्चन ये है, हम जानते हैं सहसंयोजक ठोस कठोर होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस होते हुए भी मुलायम होता है तथा विद्युत का सुचालक होता है। सुना ध्यान से, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक भी होता है और मुलायम भी होता है। सहसंयोजक ठोस होते हुए भी
जबकि हमें पता है सहसंयोजक ठोस जो हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं और कठोर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो क्या करता है, विद्युत का सुचालक होता है और ये मुलायम भी होता है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो भाई इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है ग्रेफाइट कार्बन का ही अपर रूप है, डायमंड कार्बन का ही अपर रूप है। तो जो ग्रेफाइट है, इस ग्रेफाइट में कार्बन जो है वो sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है, sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है। और sp2 संकरित अवस्था का मतलब ये है, 11वीं क्लास में पढ़ चुके संकरण। sp2 संकरण का मतलब है ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब 3 बॉन्ड बनाएगा कार्बन। sp3 का मतलब है कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। ठीक है, तो यहां पे sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है। तो देखो इधर एक कार्बन, इधर ऐसे सारे कार्बन ही होते हैं इसमें। तो अब ये 3 बॉन्ड बना लेगा 3 कार्बन से, और हम ये जानते हैं कि कार्बन के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। बॉन्ड कितने बनाए, 3। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास शेष रह गया, फ्री रह गया। क्लियर है? सेम यही कहानी यहां पर होगी, इस कार्बन की होगी। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन क्या बचेगा, फ्री। अब ये बात अलग है, दोनों आगे चल के पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं, लूजली बॉन्डेड होता है, टूटता रहता है, बनता रहता है। ठीक है, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही ग्रेफाइट में विद्युत चालकता का गुण पाया जाता है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही। फिर से सुनना, ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों है, क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण कौन सा होता है, sp2, और sp2 संकरण में कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने के काम आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही ग्रेफाइट में विद्युत चालकता का गुण आ जाता है, और इसलिए पाई बॉन्ड भी बना लेता है आगे चल के। ठीक है, तो ये विद्युत चालकता का गुण पाया जाता है इसमें। अब दूसरी बात, ग्रेफाइट जो है वो मुलायम प्रकृति का भी होता है, कठोर नहीं होता। चलो जी, मुलायम प्रकृति का ये इसलिए होता है कि ग्रेफाइट की जो संरचना है वो लेयर्स के रूप में पाई जाती है, परतों के रूप में पाई जाती है। एक लेयर है, उसके ऊपर दूसरी लेयर है, उसके ऊपर तीसरी लेयर है, उसके ऊपर चौथी लेयर है, ऐसे ही लेयर्स के रूप में पाई जाती है। और ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, इसीलिए जो ग्रेफाइट है वो मुलायम प्रकृति का होता है। क्लियर है? तो ये बात हो गई ग्रेफाइट की। ठीक है, इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष रहने के कारण विद्युत चालकता का गुण पाया जाता है, और इसकी जो संरचना है, इसकी जो परतें हैं वो एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है, मुलायम होती है। अब हम थोड़ी सी बात डायमंड की भी कर लेते हैं। ठीक है, डायमंड की भी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, डायमंड विद्युत का कुचालक है और कठोर है, और कठोर भी कैसा, सर्वाधिक कठोर पदार्थों में से एक है डायमंड। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है डायमंड। तो और इसको जो कठोर पदार्थ है उनको काटने में यूज भी किया जाता है। ठीक है, चलो, ये विद्युत का चालक क्यों नहीं है, देखना भाई। डायमंड में जो कार्बन परमाणु है, देखना ध्यान से, डायमंड में जो कार्बन परमाणु है उसका संकरण होता है sp3। संकरण कौन सा होता है, sp3। और sp3 संकरण में बॉन्ड कितने बनेंगे, 4। और कार्बन के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 4। देखो, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन समझते हो आप? चलो अभी बात करेंगे, एक बार इसको समझ लो। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा। अब 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन है संयोजकता कोश में, और 4 ही बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब क्या इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। क्या इसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो ये विद्युत का चालक नहीं हो सकता, इसलिए जो डायमंड है ये विद्युत का चालक नहीं होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का चालक होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक बात आई थी संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन, तो देखना ध्यान से, कोई भी एटम है, देखो भी समझो, कोई भी एटम है, देखो कोई भी परमाणु है, उसका नाभिक है, और बाहर चक्कर कौन लगाता रहता है भाई, इलेक्ट्रॉन सेल में, कोश में बाहर चक्कर लगाता रहता है। तो ये जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, ये जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, इनको हम कहते हैं संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन है,
ऐसा क्यों होता है? तो संयोजकता कॉस के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कॉस के इलेक्ट्रॉन को हम कह रहे थे आपका नाभिक है, बाहर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड बनाने के यही काम आ रहा है। अब देखना ध्यान से, ये प्लस है और ये माइनस है। नाभिक में प्रोटॉन है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस, दोनों में क्या होगा? आकर्षण। अब देखना ज्यादा आकर्षण कहां होगा? इस इलेक्ट्रॉन से। प्लस माइनस में आकर्षण होता है, विपरीत आवेश में आकर्षण होता है, हम जानते हैं इस बात को। जो इसके पास होगा सबसे ज्यादा आकर्षित करेगा उसको, उसके बाद इस वाले इलेक्ट्रॉन को। सबसे कम नाभिक बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे कम आकर्षित करता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बंध बनाने में भाग ले लेता है। मतलब अपने काम कौन सा आया? बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन अपने काम में नहीं आया, मतलब अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा। इसलिए इनको क्या कह रहे हैं अपन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भी? 4। और पूरी कार्बन फैमिली के 4 होते हैं। ऐसे बोरॉन फैमिली के जनरली कितने होते हैं? 3। नाइट्रोजन फैमिली के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली के कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके। तो ये आपका सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस हो गया, जिसके एग्जाम्पल हम देख चुके। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट, डायमंड, क्वार्ट्ज, ये इसके एग्जाम्पल थे। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लेटिस। देखना भाई, हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लेटिस। ठीक है। क्रिस्टल लेटिस होता क्या है? क्रिस्टल लेटिस, देखो हमने कहा कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, वो बना किससे होता है? वो अवयवी कणों से बना होता है। तो देखना, सुनना ध्यान से। अवयवी कणों की एक नियमित निश्चित जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। फिर से सुनना इसकी परिभाषा। अवयवी कणों की एक नियमित और निश्चित त्रिविमीय जो व्यवस्था है उसको ही अपन क्या कह रहे हैं? क्रिस्टल जालक। क्लियर है? अब देखो, क्रिस्टल जालक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं क्रिस्टल जालक के। क्या गुण होते हैं? सुनना ध्यान से। क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण है, क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण है उनको जालक बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी? जालक बिंदु कहा जाता है। क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण हैं उनको क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। और देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसके। ये जो जालक बिंदु हैं इनको आपस में मिलाने से क्रिस्टल जालक की ज्यामिति का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक की आकृति का निर्माण होता है। ठीक है। और जो जालक बिंदु हैं जिन फलकों से बंधे रहते हैं, या हम ये कह दें जिन समतल पृष्ठों से क्रिस्टल जालक बंधा रहता है उनको हम फेस कहते हैं, फलक कहते हैं। ठीक है। तो यहां से परिभाषा पूछ सकता है वो क्रिस्टल जालक की। एक काम आपके लिए होमवर्क है, अपन ने जो 4 प्रकार के सॉलिड पढ़े हैं, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस और सहसंयोजक ठोस, बुक में एनसीईआरटी बुक में उसकी एक सारणी मिलेगी आपको। करना कुछ नहीं है, उनका कंपेरेटिव अध्ययन करना है अपने को। ठीक है। कंपैरिजन में उनका स्टडी करनी है अपने को, मतलब चारों को लिख लेना है। आणविक ठोस, उसके भी 3 प्रकार, अध्रुवीय, ध्रुवीय, हाइड्रोजन बंधयुक्त। फिर उसके बाद में आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस। फिर आपको क्या लिखना है? बॉन्ड कैसा है, गलनांक किसके ज्यादा है, पूरा उसमें दे रखा। अपने जो पढ़ा है ना, अपने जो पढ़ा है उसी को समरी के रूप में आपको लिखना है। ये होमवर्क आपको घर से करना है। ठीक है। क्योंकि हम पढ़ चुके चारों को, यहाँ पे अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये आपका क्रिस्टल जालक हो गया। अब देखो क्रिस्टल जालक में होता क्या है। क्रिस्टल जालक में एक छोटी इकाई होती है और उस छोटी इकाई का नाम है यूनिट सेल। उस छोटी इकाई का नाम है एकक कोष्ठिका। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, या हम कह दें इकाई सेल, एकक कोष्ठिका या इकाई सेल, या हम कह दें यूनिट सेल, यूनिट सेल। अब ये होती क्या है वो आप लोग ढंग से देख लो।
जैसे अपना मकान है और वो मकान मान लो ईंट से बना है, ईंटों से बना है, पत्थर नहीं लगा, मान लो ईंट लगे हैं उसमें और बहुत सारी ईंट लगे हैं, तो उस मकान की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? एक ईंट हो गई। एक ईंट, उसके ऊपर दूसरी ईंट, उसके ऊपर तीसरी ईंट, ऐसे बहुत सारी ईंटों को हमने जमाया तो हमारा मकान बन गया। तो हमारी सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या हो गई? ईंट हो गई। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस मकान की या किसी भी मकान की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट है। तो सुनना ध्यान से, ऐसे ही क्रिस्टल की भी एक सबसे छोटी इकाई होती है, क्रिस्टल की भी एक सबसे छोटी इकाई होती है और उस छोटी इकाई को हम कहते हैं एकक कोष्ठिका इकाई सेल, यूनिट सेल। फिर से सुनना ध्यान से, परिभाषा इसकी हम क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे? क्रिस्टल जालक की वह सबसे छोटी इकाई जिसकी तीनों दिशाओं में बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोष्ठिका कहलाती है, इकाई सेल कहलाती है। फिर से सुनना भी ध्यान से, क्रिस्टल जालक की वह सबसे छोटी इकाई जिसकी सभी दिशाओं में बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप लोग ध्यान रखना, सबसे छोटी इकाई है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। अब देखो भी, जो यूनिट सेल है, जो एकक कोष्ठिका है, उसके कुछ पैरामीटर होते हैं और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि एकक कोष्ठिका के पैरामीटर कितने हैं। तो देखना भी ध्यान से, पैरामीटर तो ध्यान देना, एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर होते हैं। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब ये 6 पैरामीटर कौन से हैं? तो देखो, हम एक एकक कोष्ठिका बनाते हैं, देखना ध्यान से, एक घन हम अपन बनाते हैं, क्यूब अपन बनाते हैं। ये लो, एग्जैक्ट क्यूब तो नहीं है, मान लो इसको एक घन हमने बना लिया। अब देखो, इसको एक एकक कोष्ठिका मान लिया, ऐसे बहुत सारे घन चारों तरफ इसके जमा हो रखे हैं। अब देखो भी, ये हमने पॉइंट लिया, इसको हमने कह दिया जेड एक्सिस, को हमने कह दिया, ये लो जी, इसको हमने कह दिया एक्स एक्सिस और इसको हमने कह दिया वाई एक्सिस। ठीक है, ये लो भाई, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, इसको हमने कह दिया ए, ये जो दूरी है इसको हमने कह दिया बी और ये जो दूरी है इसको हमने कह दिया सी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इनके बीच में ये जो एंगल है इसको हमने कह दिया अल्फा, ये जो एंगल है इसको हमने कह दिया बीटा और ये जो एंगल है इसको हमने कह दिया गामा, अल्फा बीटा गामा। तो देखो यहाँ पे एकक कोष्ठिका हमारा एक घन हो गया, क्यूब हो गया और इसके पैरामीटर 6 हो गए और 6 कौन से? ए बी सी। ठीक है, और 3 कौन से? अल्फा बीटा गामा। तो देखना, इसके 6 पैरामीटर, अक्षीय दूरी हो गई एक, तो अक्षीय दूरी, एक्सियल डिस्टेंस कौन सी है? ए कोमा बी कोमा सी, 3 तो ये हो गए और 3 कौन से हो गए भी? अक्षीय कोण, अक्षीय कोण, और ये कौन से हो गए आपके? अल्फा बीटा और गामा। इस प्रकार से जो आपकी एकक कोष्ठिका है, इस एकक कोष्ठिका के जो पैरामीटर हैं वो कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है, ये आपकी एकक कोष्ठिका है और इसके पैरामीटर कितने हैं? 6 है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो क्रिस्टल तंत्र है उसके प्रकार या एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार, उसकी हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब आप लोग कीजिएगा, क्योंकि देखो सब्सक्राइब आप लोग करोगे तो हम 1000 सब्सक्राइब पे लाइव आना स्टार्ट कर देंगे और टेंशन मत लेना, अपना यूं ही चलता रहेगा, आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। बस आप लोग अपना पूरा एनर्जी लगाइएगा, पूरा एफर्ट लगाइएगा। कोई भी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करिएगा नीचे। ठीक है, ओके।